Hello everyone, welcome back to our channel Legal Gossips. This is me Advocate Kunal Chandiramani और आज फाइनली सेम सेक्स मैरिज का जो मुद्दा, जो पूरी लड़ाई, इतना डिस्प्यूट जो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, उसका जजमेंट यहाँ पे आ चुका है। और जजमेंट काफी सरप्राइजिंग है देखा जाए तो, क्योंकि वो जो एक्टिविस्ट थे, वो जो सारे एलजीबीटीक्यू कपल्स थे जो कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करवाने के लिए लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट, उनके लिए काफी शॉकिंग जजमेंट है जो रहा है। बाकी सारे लोगों के लिए भी काफी ये शॉकिंग रहा होगा, बट इस जजमेंट के बारे में हम यहाँ पे एक एक चीज समझने वाले हैं। जजमेंट की हिस्ट्री क्या है, केस की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से ये केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ, हियरिंग्स के दौरान क्या क्या चीजें सरकार ने यहाँ पे बोली, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हैं जो सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, और फाइनली जजमेंट में आपके यहाँ क्या चीजें आई है। क्योंकि आपको पता होगा कि 5 जजेस की यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये जजमेंट रहा है। तो 5 जजेस में से 4 जजेस ने अलग अलग जजमेंट दिया है। हमारे सीजेआई का अलग जजमेंट है, जस्टिस संजय किशन कौर का अलग जजमेंट है, जस्टिस नरसिम्हा का अलग जजमेंट है, जस्टिस भट्ट का अलग जजमेंट यहाँ पे है। तो सारे जजेस का क्या क्या जजमेंट यहाँ पे रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझसे कनेक्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले मुझसे कनेक्ट करिए। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे मेरा चैनल का नाम है लीगल गॉसिप्स। जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपको मैं इस यूट्यूब के थ्रू और मेरे इंस्टाग्राम के पेज के थ्रू मैं आपको देता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। केस का बैकग्राउंड कैसा मैं आपको समझा दूं। देखिए, अलग अलग सेम सेक्स कपल, अलग अलग ट्रांसजेंडर जो आपके लोग थे, अलग अलग एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग थे, कुल मिला के इन सारे लोगों ने 20 पिटिशंस यहाँ पे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 20 पिटिशंस फाइल की गई। और इन पिटिशंस में इनका क्या कहना था कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट आपका हो गया, जो आपका इंटर रिलीजन इंटरफेथ लॉ इंडिया का है, जिसमें आपको शादी करने के लिए कोई धर्म या कास्ट वगैरह बदलने की जरूरत नहीं होती। तो इसी मैरिज में, स्पेशल मैरिज एक्ट में और हिंदू मैरिज एक्ट में जो एक पर्सनल लॉ है, वो एक फॉरेन मैरिज एक्ट भी जो एक अलग रहता है, इन सारे कानून के अंदर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। ये यहाँ पे इनका मेन पॉइंट था। देखिए, इंडिया में जो इनका पिटिशन में ये कहना था, इंडिया में जो हेट्रोसेक्सुअल मैरिज उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आज भी मानते हैं कि भाई शादी जो है वो सिर्फ आदमी एक औरत के बीच में होती है। और आज जमाना आगे बढ़ चुका है, आज सोसाइटी जो एडवांस कर चुकी है, तो हमारे देश का जो कानून है ये होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को अलाउ करते हैं, लेकिन होमोसेक्सुअल मैरिज को यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से हम जो कि सेम सेक्स कपल हैं, जो एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें बहुत सारा सफर करना रहता है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, इस पूरे केस में बात सिर्फ शादी की नहीं थी, बात सिर्फ मैरिज की नहीं थी, लेकिन मैरिज से जुड़े जो राइट्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा जब एक हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, जब एक हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं, तो उनको एक दूसरे की तरफ काफी सारे राइट्स मिलते हैं कि आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो, आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, आप इंश्योरेंस पॉलिसी में एक दूसरे का नाम दे सकते हो। सो इनका कहना था कि शादी से जुड़े जो भी राइट्स मिलते हैं वो हमको दिए जाए, क्योंकि वो हमको अभी तक मिल रहे हैं और वो हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का वॉल्यूशन है। सो इनका कहना था कि हमें सारे राइट्स चाहिए और साथ ही साथ हमारे शादी को यहाँ रिकॉग्नाइज करिए, जैसे कि आप एक आदमी और एक औरत की शादी को रिकॉग्नाइज करते हो। अब सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, तो जब इस मामले की सुनवाई यहाँ पे हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बहुत पहले क्लियर कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉस को यहाँ पे टच नहीं करने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने डिमांड रखी कि भाई जो सेम सेक्स मैरिज है, इसे आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी लीगलाइज करिए, पर्सनल लॉ में भी लीगलाइज करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लैरिफाई कर चुका था कि अगर हम सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर हम लीगलाइज करते हैं, सो ये सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉ को यहाँ पे टच नहीं करेगा, यानी पर्सनल लॉ में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं लाएंगे। इसके साथ साथ बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो इस केस में देखने को मिला था, वो था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी जो सरकार है, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है,
वो सेम सेक्स मैरिज के फेवर में नहीं थी, वो उसको अपोज कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि देखिए शादी जो है वो सिर्फ एक आदमी और औरत के बीच में ही हो सकती है, और जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाली बात है, ये पहली बात तो जुडिशरी का डोमेन नहीं है, यानी जुडिशरी इस तरीके के फैसलों को नहीं ले सकती, ये फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। सो यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा, जब हियरिंग चल रही थी इस मामले की, तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर बात राइट्स की है, जैसे ज्वाइंट अकाउंट्स वगैरह खुलवाना, इंश्योरेंस पॉलिसी में नाम देना, बच्चा वगैरह अडॉप्ट करना, तो अगर ये जो राइट्स की बात है इसके लिए हम एक कमेटी यहाँ पे बना सकते हैं, और वो कमेटी बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इनको क्या यहाँ पे राइट्स देने चाहिए, क्या नहीं देने चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको सेम सेक्स मैरिज को भारत में रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। सो ये चीज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने सरकार से पूछा, गवर्नमेंट से पूछा कि भाई ऐसा किया जा सकता है, अगर हम सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज ना करें और ये जो राइट्स मांग रहे हैं इनको राइट्स यहाँ पे दे दिया जाए, तो ऐसा हमारे देश में किया जा सकता है। सो इस चीज के लिए सरकार ने रिप्लाई किया कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, हम लीगल राइट्स यहाँ पे ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सो बेसिकली गवर्नमेंट के तीन मेन मुद्दे थे। गवर्नमेंट ने 11 दिन की हियरिंग में इस पूरे इशू को, सेम सेक्स मैरिज के इशू को रिकॉग्नाइज करने से मना किया, यानी गवर्नमेंट इसके फेवर में नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट का पहला पॉइंट था कि देखिए आप जो है इंडिया के लॉस में बदलाव करने की बात करें, अगर सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यानी आप क्या कर रहे हैं, देश के कानून को बदल रहे हैं, और ये पावर, ये जो जुडिशरी के पास पावर नहीं है, ये लेजिस्लेटिव डोमेन है, तो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है और वो कानून को बदल सकता है, ये जुडिशरी यहाँ पे नहीं कर सकती है। और दूसरी चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना था कि देखिए इंडिया में जो सेम सेक्स मैरिज का कॉन्सेप्ट है ये बड़े देशों में देखा गया है, ये एक अर्बन कॉन्सेप्ट है। आज भी अगर आप छोटे गांव में जाओगे, छोटे टाउन्स में जाओगे, सो यहाँ पे लोग इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते, और भारत में आज भी देखिए शादी का मतलब वो होता है एक आदमी और एक औरत के बीच में हो सकती है, यानी बायोलॉजिकल मैन और एक बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में शादी हो सकती है। सो ये बेसिकली एक सबमिशन था, ये हियरिंग वगैरह में क्या हुआ था। अब आते हैं हम डायरेक्ट जजमेंट के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दो तीन लाइन में कुछ बताऊं। सो सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज करने से यहाँ पे क्लियर मना कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा मुद्दा सिर्फ शादी का नहीं था, शादी से जुड़े लीगल राइट्स होते हैं जो हस्बैंड वाइफ को मिलते हैं, वो मुद्दा उसका था, और जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम उनको लीगल राइट्स दे सकते हैं, एक कमेटी बनाई जा सकती है जो डिसाइड करे कि क्या उसको राइट्स लीगल अलाउ करने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन जरूर दिया कि आप इस तरह की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करिए और देखिए कि क्या उसको राइट्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, सो ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट आपका आया है 3:2 के रेशियो में, यानी इस जजमेंट में हम बात करें, जो माइनॉरिटी, जो ओपिनियन आपको आया है, जो माइनॉरिटी जजमेंट आपका आया है, वो दिया है हमारे सीजेआई ने, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने और जस्टिस एस पी कौल ने। अभी इनके जजमेंट में क्या बोला उसकी बात करें। सो इन दोनों के द्वारा यहाँ पे माइनॉरिटी जजमेंट दिया गया है, और बाकी की जो तीन जजेस है, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस भट्ट, इन तीनों जजेस का यहाँ पे मेजॉरिटी ओपिनियन रहा, जो कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने के फेवर में नहीं थे। सो 3:2 का ये जजमेंट आया है। अब बात करते हैं, तो बेसिकली ये आपके 5 जजेस की बेंच थी जिन्होंने आपको ये जजमेंट सुनाया है। 18 अप्रैल से इस मामले की सुनवाई यहाँ पे की गई थी, और 11 मई को इस जजमेंट को रिजर्व किया गया था, यानी काफी लंबे समय तक इसकी सुनवाई चली थी, और 11 दिन के बाद इसको लिमिट कर दिया गया था। देखिए चार जजमेंट यहाँ पे आए हैं, एक आया है हमारे सीजेआई का, एक जजमेंट एस के कौल का आया है, यहाँ पे इन दोनों का माइनॉरिटी ओपिनियन रहा है, और जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली का यहाँ पे मेजॉरिटी ओपिनियन आया है। सो 3:2 का ये पर्टिकुलर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का रेशियो है। अब बात करते हैं सीजेआई ने यहाँ पे क्या बोला। देखिए आज जब मैं हियरिंग मतलब सुन रहा था, जब स्टार्ट हुई थी, जब जजमेंट की हियरिंग चल रही थी, तो मैंने उस हियरिंग को सुना था, तो सीजेआई ने जो बोलना स्टार्ट किया था, उन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के बारे में, आपको पता होगा सेपरेशन ऑफ पावर आपका क्या होता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस पूरे केस में एक कंटेंशन है जो बार बार रेस किया जा रहा है
कि जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करना सरकार के ही हाथ में, जुडिशरी इसमें इन्वॉल्व या इंटरफेयर नहीं कर सकती है। सो सीजेआई ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम मानते हैं भारत में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, और कानून बनाना या कानून में बदलाव लाना डोमेन सिर्फ और सिर्फ आपके लेजिस्लेटिव के पास है। लेकिन एक और चीज इंडिया में है, जैसे कि हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जो सरकार बना रही है या जो उसके बनाए हुए कानून है उसके ऊपर जुडिशरी जो अपना रिव्यू जरूर कर सकता है, ताकि किसी पर्सन के राइट्स यहाँ पे वॉलेट ना हो। इस चीज के ऊपर हमारे सीजीआई ने कहा कि देखिए, ये जो कंटेंशन आपने हियरिंग में कहा था कि सेम सेक्स मैरिज का जो मुद्दा है ये सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, ही डज नॉट एग्री विथ इट। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज से एग्री नहीं कर सकता हूँ, ये स्टैंड से मैं एग्री नहीं करता हूँ कि जो सेम सेक्स मैरिज का सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि मैं इससे एग्री नहीं करता। इसके साथ साथ कहा कि शादी जो है वो एक स्टेगनेंट कंसेप्ट नहीं है, शादी जो एक बदलता इंस्टीट्यूशन है। आज से बहुत साल पहले शादी को लेके बहुत सारी प्रैक्टिसेस चलती थी, बहुत सारे कस्टम्स चलते थे, लेकिन आज के ज़माने में वो कस्टम्स नहीं चलते। जैसे सोसाइटी एडवांस होती है, जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, शादी में नई चीज़ें आपकी आती है। हो सकता है आज सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है आज से 10 साल बाद जब हमारी सोसाइटी और प्रोग्रेस हो जाएगी, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि शादी एक बदलती चीज़ है, शादी एक स्टैग्नेंट चीज़ नहीं है, चेंजिंग इंस्टीट्यूट है ये यहाँ पे। लेकिन वही बात है कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर चेंजेस करने पड़ते। उसमें सीजीआई ने साफ साफ बोल दिया कि कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है, जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन को चेंज करें या उसमें कुछ बदलाव करें। क्यों? क्योंकि ये डोमेन किसका है? पार्लियामेंट का, ये लेजिस्लेटिव का डोमेन है। हम इस तरीके से उनकी टेरिटरी में एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे सीजीआई ने क्लियरली बोला कि भाई, स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर बात रही सेम सेक्स मैरिज को लेके आने की, तो वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्हें यहाँ पे कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और ये कमिटी डिसाइड करेगी क्या राइट्स जो है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को इनको दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। इनके साथ सीजीआई ने और भी डायरेक्शंस दिए हैं यहाँ पे। देखिए, आज भी हमारे देश में माना कि 377 बहुत समय पहले डीक्रिमिनलाइज हो गया, लेकिन आज भी समाज में देखते हैं कि कैसे उन लोगों के साथ वायलेंट ट्रीटमेंट किया जाता है, कई बार पुलिस के द्वारा उनको हैरेस किया जाता है। तो सीजीआई ने कुछ डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं कि भाई, एक चीज आप देखिए, किसी भी तरीके से एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। मतलब जो राइट्स देश के, भारत के जो अन्य लोगों को, अन्य सिटीजन को मिल रहे, वो उनको नहीं दिए जा रहे हैं। किसी भी तरीके से जो गुड्स एंड सर्विसेज की चीजें हैं उसमें उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन ना मिले। लोगों को इनके बारे में इन्फॉर्म करिए, अपडेट करिए। होमोफोबिया जो हमारे देश में है, जो हम आज भी देखते हैं, वो बाकी की कम्युनिटी, इनकी कम्युनिटी को जज करती है, इनके बारे में गंदी बातें बोलती है। सीजीआई ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को, लोगों की क्या इनके बारे में राय है, वो आपकी चेंज करिए और उनको राइट्स उनके बताइए। और एक हॉटलाइन नंबर यानी एक हेल्पलाइन नंबर, वो भी यहाँ पे आप एक इंस्टीट्यूट करिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई, जो आपके सेक्स चेंज ऑपरेशंस कराए जाते हैं इंटरसेक्स चिल्ड्रंस को, जो फोर्स किया जाता है ऑपरेशन करवाने के लिए, वो सरकार इंश्योर करे कि इस तरीके के ऑपरेशन करने के लिए मजबूर ना किया जाए। और किसी भी पर्सन को, मगर अगर मान लीजिए कोई पर्सन बोलता है कि मैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, लोगों को उसको इस तरीके की चीजें नहीं बोलनी कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल थेरेपी की आपको जरूरत है। किसी भी पर्सन को ऐसे फोर्स नहीं करना। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि भाई, सरकार को ये चीज ध्यान रखनी है कि पुलिस जो है इन लोगों को यहाँ पे हैरेस ना करे, इन लोगों को परेशान ना करे। अब देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जिसके बारे में सेम सेक्स मैरिज में सबसे बड़ा मुद्दा था, कि जो सेम सेक्स मैरिज के कपल जो फाइट कर रहे थे जिस चीज के लिए कि हमें बच्चा अडॉप्ट करने का राइट होना चाहिए, जैसे कि आप हस्बैंड और वाइफ को एक राइट ऐसा देते हैं बच्चा अडॉप्ट करने का, वही राइट हमको मिलना चाहिए। उसके ऊपर सीजेआई ने बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पे दिया है कि भाई, उन्होंने बोला कि अनमैरिड कपल्स ये भी बच्चा अडॉप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इनका कहना है कि जो इंडिया में आपने सुना होगा कारा गाइडलाइंस, जो आपकी कारा गाइडलाइंस बेसिकली जो रूल्स बनाते हैं, जो लोग बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो बच्चे के अडॉप्शन के रिलेटेड क्या रूल्स यहाँ पे रहेंगे, वो सीजेआई ने कहा कि भाई, जो कारा गाइडलाइंस का रेगुलेशंस है,
जिसमें लिखा हुआ है कि भाई अनमैरिड लोग बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये क्लॉज गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 15 को वायलेट कर रहा है। सो सीजेआई ने ये यहाँ पे जरूर बोला कि सेम सेक्स मैरिज के जो लोग हैं इन्हें बच्चा अडॉप्ट करने का राइट्स होना चाहिए, और ऐसा कोई कानून जो हमारे देश में कहता है कि बच्चा अडॉप्ट करने नहीं दिया जाएगा, ऐसे कानून वॉलेटिव है फंडामेंटल राइट्स के, यानी आर्टिकल 15 का यहाँ वॉलेशन हो रहा है। अब हम आते हैं दूसरे बेंच के जजमेंट के, जो जस्टिस एस के कॉल ने जजमेंट दिया। अब बताया कि भाई हमारे जो सीजे आए हैं, हमारे जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं और जस्टिस एस के कॉल का सिमिलर जजमेंट रहा है, इन्होंने काफी चीजों पर एग्री किया है। सो इन्हीं दोनों का यहाँ पे माइनॉरिटी डिसीजन यहाँ पे आया है। सो जैसे एस के कॉल ने ये भी एडिशनली बोला कि हम मानते हैं कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकते, हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एग्री करते कि स्पेशल मैरिज एक्ट सही है। यानी इनका मानना है कि सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ नहीं कर सकते। तो सरकार को ये काम यहाँ पे करना चाहिए, गवर्नमेंट को यहाँ पे ये चीज करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, सो ये आर्टिकल 14 का यहाँ वॉलेशन किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी है उन लोगों के खिलाफ ये चीज, अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो। इसके साथ साथ वही पॉइंट बोला, देखिए अल्टीमेटली बात वही है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आप बदलाव करें और किसी भी कानून में बदलाव करो, वो बदलाव हम नहीं कर सकते, वो बदलाव सिर्फ सरकार कर सकती है, आपकी पार्लियामेंट कर सकती है। सो सीजेआई और एस के कॉल का मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम ही एग्रीमेंट रहा कि भाई ये एग्री करते हैं कि इस तरह का जो इंस्टीट्यूशन है, सेम तरह का इंस्टीट्यूशन को हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और सरकार नहीं कर रही है तो ये फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन है। और स्पेशल मैरिज एक्ट में जो चेंजेस है वो हम नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पे पार्लियामेंट को करना रहेगा। अब आते हैं इस केस के मेजोरिटी जजमेंट के ऊपर, जो कि यहाँ पे तीन जजमेंट्स ने तीन जो कि यहाँ पे तीन जजेस ने दिया। सो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे जस्टिस रविंद्र भट्ट के बारे में। सो जस्टिस रविंद्र भट्ट एक चीज से एग्री करते हैं, ये जो पांचों के पांचों जजेस हैं इन्होंने एक पॉइंट पे तो एग्री किया है कि भाई ये कमेटी बनाने की हमको जरूरत है, ये कमेटी बनाई जानी चाहिए जो इन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हैं इनके राइट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करे, क्या बेनिफिट्स इन लोगों को दिए जाने चाहिए, इसके बारे में प्रॉपर कमिटी यहाँ पे इंस्टीट्यूट करी जानी चाहिए। सो इस पे जस्टिस रविंद्र भट्ट ने बिल्कुल एग्री किया, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जो बाकी पॉइंट्स हैं, उससे वो डिसएग्री करते हैं। जैसे कि ये कहते हैं हमारे जस्टिस कि देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्टेट को नहीं बोल सकता रिकॉग्नाइज करने के लिए। इन्होंने एग्री किया है कि देखिए सेम सेक्स मैरिज को जो लीगली रिकॉग्नाइज करने की बात है, ये जुडिशरी का डोमेन नहीं है, या ना ही हम स्टेट या सेंट्रल को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आप इसको रिकॉग्नाइज करिए लीगली। अब देखिए पॉइंट जो रेस किया वो ये है कि कुछ लोगों का कहना था कि जब आपने 377, आपको पता होगा जो नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट था, और उनके केस में आर्टिकल 377 को पार्शियली डीक्रिमिनलाइज किया गया था। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों का पॉइंट था कि अगर आप डीक्रिमिनलाइज करने की जरूरत क्या थी, वो आपने कानून में चेंज किया, वो एक लॉ में आपने बदलाव किया, तो तब भी आप यही बोल देते कि भाई वो तो पार्लियामेंट का डोमेन है, वो सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकता। सो इन्होंने कहा कि भाई देखिए ये जो मुद्दा है सेम सेक्स मैरिज का, और वो जो मुद्दा था 377 को डीक्रिमिनलाइज करने का, वो दोनों अलग अलग था। उस केस में भारत के लोगों के जो सेम सेक्स कपल्स थे उनके राइट्स को वॉलेट किया जा रहा था, उनको अरेस्ट किया जा रहा था, उनको ऐसे क्रिमिनल देखा जा रहा था हमारे देश में, जस्ट बिकॉज दे वर इन सेम सेक्स रिलेशन। सो वो मुद्दा एकदम अलग था। आप किसी पर्सन को रिलेशनशिप में आने के लिए क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो करंट मुद्दा है सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा है, ये उसके बराबर नहीं है। अगर नवतेज सिंह जौहर का केस अलग था तो ये केस बिल्कुल अलग है। सो इनका कहना था कि देखिए ये जो पेटिशंस आपकी फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो बार बार पॉइंट कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है शादी करने का, सो इन्होंने ये जो सेम चीज यहाँ पे क्लैरिफाई की कि देखिए शादी एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, जो हमारे लॉस होते हैं, जो हमारी प्रथाएं होती है, जो हमारे पर्सनल लॉस होते हैं, उनके थ्रू शादी का सिस्टम यहाँ बना है। इंडिया में किसी भी पर्सन के पास फंडामेंटल राइट नहीं है शादी करने का, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि शादी करना एक मेरा फंडामेंटल राइट है। सो इन्होंने ये चीज यहाँ पे क्लैरिफाई की है कि या सारी जो पिटिशन आपने बार बार पॉइंट बोला है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है शादी करने का जैसे बाकी लोग करते हैं, अगर आप हमको अलाउ नहीं करते तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है। सो ये यहाँ पे क्लैरिफाई है कि भारत में किसी के पास फंडामेंटल राइट नहीं है शादी करने का। इसके साथ ये भी कहा
कि जो है लेजिस्लेटिव, जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव को पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क करना चाहिए कि क्या क्या राइट्स और क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे हम सेम सेक्स कपल्स को यहाँ पे दिया जा सकता है। लेकिन इन्होंने यही चीज बोली है कि अगर इंडिया में सेम सेक्स कपल्स का उनका रहना, उनके रहने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेम सेक्स कपल के साथ रहना चाहते हैं, आप किस पर्सन को एज अ पार्टनर चूज करते हैं, ये पूरा आपका राइट है। लेकिन हम इस तरीके से यहाँ पे सरकार को ये नहीं बोल सकते कि भाई आप शादी को रिकॉग्नाइज करिए, सो सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करिए या इन लोगों को आप कुछ राइट्स दीजिए। इनका साफ, जस्टिस भट्ट का साफ साफ कहना था कि देखिए हमारे हिसाब से क्या राइट्स हैं, क्या मैरिज को रिकॉग्नाइज करना है, ये सब कुछ पार्लियामेंट को डिसाइड करना है, ये जुडिशरी का डोमेन यहाँ पे नहीं है। अब उन्होंने ये बोला कि भाई जो पेंशन स्कीम की जो होती है उसके बारे में जो राइट्स है वो जो मांगे जा रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कमेटी यहाँ पे बनाएगी और इसमें जो एस्पेक्ट्स है उसको एग्जामिन किया जाएगा। अब लेकिन बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीजेआई ने जो पॉइंट रखा कि जो इंडिया की कारा गाइडलाइंस है जो सेम सेक्स कपल्स को अडॉप्ट नहीं करने देते, वो कारा गाइडलाइंस क्या है, गलत है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। सो सीजेआई के इस पॉइंट से जस्टिस भट्ट एग्री नहीं हुए। जस्टिस भट्ट का कहना है कि आई डू नॉट एग्री विद दैट पॉइंट कि सेम सेक्स कपल के पास एडॉप्शन करने के यहाँ पे राइट है। इनका कहना है कि मेरे हिसाब से जो कारा गाइडलाइंस है वो एकदम परफेक्ट है और मैं इनको यहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल सकता। सो जस्टिस बट यहाँ पे, और मैंने बताया कि जस्टिस हेमा कोहली, उन्होंने अपना कोई सेपरेट जजमेंट इस केस में नहीं दिया। जो भी पॉइंट्स जस्टिस बट के मैंने आपको बताए वो सारे पॉइंट्स को जस्टिस हेमा कोहली जी ने एग्री किया है। और जो आखिरी जजमेंट हमारा आया है वो है जस्टिस पीएस नरसिम्हा का, जिनका मेजोरिटी में ओपिनियन यहाँ पे रहा है कि इन्होंने ये सारी चीजों के ऊपर जस्टिस बट से यहाँ पे एग्री किया कि भाई भारत में कुछ फंडामेंटल राइट टू मैरी यहाँ पे नहीं है आपका। यानी जो मैरिज है वो कस्टम से आती है, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन से आती है। भारत में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता कि जैसे ट्रेवल करना एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज फंडामेंटल राइट, लेकिन शादी करना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, वो हम यहाँ पे नहीं मान सकते। सो जस्टिस भट्ट के पॉइंट से ये इन्होंने एग्री किया और कहा कि हम जो है इस तरीके से इस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगेन लेजिस्लेटिव का डोमेन है और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि यूनियन जो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि हम शादी वगैरह रिकॉग्नाइज करें, ये सब कुछ करने का राइट वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। एंड जो एडॉप्शन वाली बात है वो पीएस नरसिम्हा ने एंड जस्टिस भट्ट ने और जस्टिस कोहली से यहाँ पे एग्री किया कि जो कारा रेगुलेशन बनाई गई है वो हमें लगता नहीं कि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसमें। हमें नहीं लगता कि सेम सेक्स कपल इनको एडॉप्शन का राइट यहाँ पे मिलना चाहिए। सो हमारे यहाँ हिसाब से जो रेगुलेशनल गाइडलाइंस है, जो कारा गाइडलाइंस का जो सेम सेक्स कपल को एडॉप्शन करने के राइट्स नहीं है, हमारे हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे नहीं है। सो जस्टिस नरसिम्हा में यहाँ पे यही चीज बोली, भाई जो ये राइट्स वगैरह चाह रहे हैं पेंशन को लेके, इंश्योरेंस को लेके, उसके लिए सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए। सरकार जो है यहाँ पे इस चीज को स्टडी करे और बेसिकली हम यहाँ पे सरकार के ऊपर कुछ सब कुछ छोड़ रहे हैं कि भाई लेजिस्लेटिव का ये डोमेन है, तो सरकार बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं इस चीज के ऊपर। अगर सरकार को लगे कि वो सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं सो यहाँ पे कर ले। सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, अपना जो डिसीजन है वो पूरा सरकार पे छोड़ दिया। अब ये थी आपकी 4 जजमेंट यहाँ पे। अब टू समिट अप द होल जजमेंट, इफ आई समिट अप, जो मैंने आपको बताया चारों अलग जजमेंट, बेसिकली आपका कंक्लूजन ये आता है कि पांचों के पांच जजेस इस पॉइंट पे एग्री करते हैं कि भाई देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी इन अवर कंट्री। ने कहा है कि भारत में कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है शादी करने का, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये कहा है, इसी चीज से एग्री किया है कि शादी अगर करवानी है, यानी इस चीज को लीगलाइज करना है या नहीं करना है, ये हमारा डोमेन नहीं है, हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि इसके लिए कानून में, लॉस में बदलाव करना पड़ेगा और वो कानून में बदलाव सिर्फ पार्लियामेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली सेम सेक्स मैरिज को है यहाँ पे 3:2 के रेशियो में जजमेंट है। और इन्होंने कारा गाइडलाइंस की जो बात थी, एडॉप्शन की जो बात थी, साथ ही साथ पेंशन की बात थी, इन्होंने एग्री किया 2 जज ने और 3 जज ने एग्री नहीं किया। और इनका कहना है कि भाई 3 जज का कहना है कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको एडॉप्शन के राइट्स नहीं मिलने चाहिए, और जो 2 जज थे उन्होंने कहा कि भाई सेम सेक्स मैरिज का जो राइट है, जो एडॉप्शन का राइट है, उनको मिलना चाहिए। और
5 जजेस का इस पॉइंट के ऊपर एग्री हुआ है कि भाई एक हाई पावर कमिटी यहाँ पे सरकार बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और इस चीज़ के ऊपर स्टडी करेगी कि भाई इनको क्या राइट्स इनको बेसिकली दिए जा सकते हैं। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये आता है कि भाई ना तो सेम सेक्स मैरिज आपका रिकॉग्नाइज हुआ है, ना ही आपका कुछ एडॉप्शन का राइट सेम सेक्स कपल्स को यहाँ पे दिया गया है। सिर्फ एक कमिटी आपकी बनाई जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और वो डिसाइड करेगी कि क्या राइट्स आपकी सेम सेक्स कपल्स को इंडिया में दिए जा सकते हैं। सो आई होप ये जजमेंट आपको काफी क्लियर हो गया होगा। मैंने सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे फ्रेम अप किया है। और हाईलैंडर ये केस का नाम है, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का जो जज था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और 4 जजमेंट आपके आए हैं इस केस में। जस्टिस हिमा कोहली का कोई सेपरेट जजमेंट नहीं था और 4 जजेस थे। चारों के चारों ने इन्होंने अपने अलग अलग जजमेंट दिए। 2 जजेस ने आपस में अग्री किया है, सीजेआई ने और जस्टिस एस के कौल ने। और जस्टिस पीएस नरसिम्हा रविंद्र भट्ट और जस्टिस हिमा कोहली ने आपस में अग्री किया है विथ रिस्पेक्ट टू सेम सेक्स मैरिज एंड एडॉप्शन राइट्स। सो अगर आपको मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, सो आप मुझे जाके फॉलो करिए, आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप उन लोगों को शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।